नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डायरेक्टर फोटोग्राफी चैप्टर 6 प्रिपेयर फॉर शूट शूटिंग पीपल एंड ऑब्जेक्ट। आइए शुरू करते हैं। हालांकि शूटिंग एक साधारण प्रक्रिया हो सकती है जिसमें कैमरा ऑपरेटर और डायरेक्टर जानबूझकर सब्जेक्ट को इस तरह से शूट करते हैं कि वो ऑडियंस को आकर्षित करे, ध्यान खींच के रखे और जो संदेश है उसको प्रभावशाली ढंग के साथ संचारित करे। शूटिंग द पीपल, द सिंगल पर्सन। आइए निरीक्षण करते हैं कि जब एक व्यक्ति के साथ शूटिंग की जाए तो कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। टैलेंट को, प्रेजेंटर को ये पता होना चाहिए कि वो कितने टाइट फ्रेम के अंदर शूट कर रहा है, मतलब ये कि उसको कितनी जगह है जिसके अंदर उसने सारा एक्शन करना है, नहीं तो वो आउट ऑफ फ्रेम हो जाएगा। टैलेंट का बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम क्लोजअप लेने से परहेज करना चाहिए, नहीं तो जो दर्शक है वो सुनने से ज़्यादा निरीक्षण करने में व्यस्त हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर हम ज़्यादा एक्सट्रीम क्लोजअप टैलेंट का लगाते हैं तो जो दर्शक है हो सकता है वो ये देखना शुरू कर दे कि जो टैलेंट है उसकी मूछें कितनी काटी गई हैं, उसके दांत कैसे हैं, उसके फेशियल एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं, या फिर ये भी कि जो टैलेंट है उसके चेहरे में नुक्स क्या हैं। वो शॉट जिसमें हम टैलेंट के चेहरे से पूरी स्क्रीन को भर दें, उसका चलन अब बहुत ही कम होता हुआ नजर आता है। पर हाँ, जब कभी ऐसे शॉट को सही समय पर इस्तेमाल किया जाए तो उसका प्रभाव बहुत ही शक्तिशाली और ड्रामेटिक, नाटकीय होता है। जब तक सिचुएशन अनअवॉइडेबल ना हो या हमारे पास कोई और चारा ना हो, टैलेंट का क्लोज शॉट टेलीफोटो लेंस के साथ ना लें। खासकर तब जब व्यक्ति का सर कैमरे के साथ एंगल हो रहा हो, उस सिचुएशन में जो चेहरे की फ्लैटनिंग है वो अनअट्रैक्टिव हो जाएगी, मतलब उस वक्त जो इमेज है वो आकर्षित नहीं करेगी। उस सिचुएशन में यदि मीडियम शॉट लगाया जाता है उसमें टैलेंट के एक्सप्रेशन तो क्लियर कट नज़र आएंगे और ये टैलेंट को थोड़ी बहुत मूवमेंट करने की भी आज्ञा देता है, मतलब इसमें टैलेंट मूवमेंट करता हुआ नज़र भी आएगा। अगर उस व्यक्ति को ज़्यादा टाइट शॉट में रखेंगे तो उसकी फ्रेम से बाहर जाने की संभावना भी ज़्यादा होगी। जब टैलेंट सीधे तौर पर कैमरे से बात कर रहा होता है तब उस सिचुएशन में डायरेक्टर चाहता है कि टैलेंट का क्लोज शॉट लिया जाए, क्लोजअप लिया जाए, और ये दर्शकों में ये भावना देता है कि जैसे टैलेंट उन्हीं से बात कर रहा हो। जब आप एक ऐसे टैलेंट को शूट कर रहे हो कि जो बैठा हुआ है तो उसको फॉलो करने के लिए तैयार रहें, या फिर उसके लिए एक दूसरा कैमरा तैयार रखें जो पहले से ही जूम आउट हो, नहीं तो इमेज में उसका सर कट जाएगा। इसी तरह यदि टैलेंट खड़ा है तो उसके लिए बैठने के लिए तैयार है। कहने का भाव ये कि ऐसे एक्शन में जो कैमरा ऑपरेटर है ट्राइपॉड हेड को लॉक ऑफ या बंद नहीं रख सकता। जितना ज़्यादा व्यक्ति कुर्सी पर घूमता है, झुकता है, वापस जाता है या अपने बाजुओं को हिलाता है, उतना ही ज़्यादा उसे वाइड शॉट की ज़रूरत होती है।
जब कोई व्यक्ति चल रहा हो तो उसके लिए जो मीडियम शॉट है, ये सबसे क्लोजेस्ट शॉट, सबसे नज़दीकी शॉट बनता है जो हम ले सकते हैं कंफर्टेबली। और उसके बाद जो लॉन्ग शॉट है उसमें हम टैलेंट का एक्सप्रेशन नहीं देख सकते, वो एक प्रासंगिक शॉट होता है उसका। मतलब लॉन्ग शॉट में हम यही बताते हैं कि ये शॉट किसके बारे में है, रिगार्डिंग व्हाट। एक सस्टेन शॉट में जिसमें कोई व्यक्ति कैमरे के सामने लगातार बोल रहा हो, जल्दी ही वो बोर करना शुरू कर देता है। इसमें इमेज की क्वालिटी को बढ़ाया जा सकता है, शॉट को थोड़ा और टाइट करके, तंग करके ऑडियंस के इंटरेस्ट को, दिलचस्पी को बढ़ा सकते हैं। या फिर शॉट को थोड़ा वाइड करके जो ऑडियंस की दिलचस्पी है, मनोरथ है या कंसंट्रेशन है, उसको रिलैक्स कर सकते हैं, उसको आराम दे सकते हैं। जबकि एक स्टैटिक शॉट में, जो कि एक स्थिर शॉट होता है, उसमें कैमरा मोमेंट्स बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि जो इसका इफ़ेक्ट है, प्रभाव है, वो थका देने वाला और भटका देने वाला हो जाएगा, डिस्ट्रैक्टिंग हो जाएगा। अलग अलग साइज़ के शॉट्स को कटिंग करके विजुअल वैरायटी जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करें। और इसमें जो है बहुत ज़्यादा हल्के किस्म की और बहुत ज़्यादा भारी किस्म की जो तब्दीलियां हैं उसको लाने से बचें, परहेज़ करें। ये तब्दीलियां दर्शक का दिमाग भटकाती हैं, डिस्ट्रैक्ट करती हैं। वो कट जो किसी सेंटेंस के, किसी वाक्य के अंत में आए या फिर किसी विचार क्रम पे आए, उससे जो विजुअल फ्लो है वो डिस्टर्ब नहीं होता है, उसमें कोई रुकावट नहीं आती है। किसी सहमत हुए पल में जब टैलेंट टर्न ले रहा हो और उसको किसी और दिशा से भी शूट करना हो, तो डायरेक्टर वहाँ कट को मोटिवेट कर सकते हैं, वहाँ कट लगा सकते हैं। और ये कट हो सकता है देखने में ऐसा लगे कि जैसे किसी मंच पर पेशकारी देख रहे हो या जानबूझकर ये कट लगाया गया हो। इस किस्म में ऐसे स्थानों पर पोजीशन कट लगाना लाभदायक होता है जब प्रतिभा ने, टैलेंट ने कोई गलती की हो, अब उस गलती से पहले से या आराम से शूट शुरू करना है, तो या फिर टैलेंट एक वाक से ज़्यादा याद ही नहीं रख पा रहा हो। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में कट रुक रुक के की गई शूटिंग को छुपा देगा और जिससे जो वर्क फ्लो है वो बहुत ही स्मूथ नज़र आएगा, जिससे जो नरेटिव है वो काफ़ी अच्छा और फ्री फ्लो नज़र आएगा। लगातार टैलेंट को, उस प्रतिभा को जो कैमरे के सामने बोल रही है, उसी को दिखाने की बजाय उसको दिखाओ जिसके बारे में बात हो रही हो, नहीं तो जो दर्शक हैं वो ऊब जाएंगे। इससे जो प्रोडक्शन है वो ना सिर्फ दिलचस्प बनेगी बल्कि और ज़्यादा जानकारी से भरपूर बन जाएगी। और इससे जो दर्शक हैं वो सिर्फ सुनने की बजाय उस विषय की जांच भी खुद करेंगे, उनको समय मिलेगा। यदि हमें प्रोग्राम भाषणकर्ता की शख्सियत के ऊपर केंद्रित करना है तो हमें उसके बहुत सारे शॉट्स लेने चाहिए। यदि प्रोग्राम किसी विधि के ऊपर आधारित है, जिसमें क्या करना है, कैसे बनाना है, जैसे खाना बनाने की विधि के ऊपर आधारित है,
तो हमें उसमें टैलेंट मतलब जो कुक है उसके ज़्यादा शॉट नहीं लेने चाहिए। हमें खाना बनाने की विधि के ऊपर ज़्यादा केंद्रित करना चाहिए, उसके शॉट्स ज़्यादा लेने चाहिए। मतलब इसमें हमें कुक के रिपीटेड शॉट्स नहीं दिखाने चाहिए। अरेंजिंग पीपल शॉट्स। जो फॉर्मल सिचुएशंस होती हैं ये नॉर्मल फॉर्मेट पे होती हैं, जैसे स्टूडियो इंटरव्यूज़, न्यूज़ कास्ट, पब्लिक अफेयर प्रोग्राम्स, गेम शोज़, इसी तरह की और परिस्थितियां जिसमें लोग एक समान या तो खड़े हुए या फिर बैठे हुए एक रेगुलर लेआउट में नज़र आते हैं। इनफॉर्मल या गैर रस्मी में वो लोग आएंगे जो अपने घर में बैठे हैं, गली में खड़े हैं, चल फिर रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं या फिर काम करते हुए बातें कर रहे हैं। गैर रस्मी में वाइल्ड ट्रैक इंटरव्यू भी शामिल हो सकते हैं। इसमें हम किसी व्यक्ति की तस्वीरें देखते हैं, उदाहरण के लिए लकड़ी काटते हुए। उसके बाद हम उसके नॉन सिंक्रोनाइज इंटरव्यू सुनते हैं। ये जो इंटरव्यू है ये उस व्यक्ति का एक अलग से ऑडियो वाइल्ड ट्रैक पर होता है और जो दर्शक है इस कन्वेंशन को, इस सम्मेलन को स्वीकार करता है बिना हैरान हुए कि जो टैलेंट है अपने होठों को हिलाए बगैर कैसे बोल सकता है। और जो अरेंज ग्रुप होते हैं ये ज़्यादातर ड्रामेटिक प्रोडक्शंस में पाए जाते हैं, जहां लोग जानबूझकर कंपोजिशनल पैटर्न जो हैं उनको बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं, जो आँख को निर्देशित करते हैं और क्रिया प्रति हमारी प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं। इफेक्टिव शूट्स। जब भी आप लोगों के समूह जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति हों को लेकर शूटिंग शुरू करते हो तो उन शॉट्स में जो मुख्यतः ये प्रश्न के जवाब होने ही चाहिए कि ये लोग कौन हैं और ये कहाँ पर हैं और उनको क्या कहना है। उस वक्त हम ये चाह रहे होते हैं कि उनके रिएक्शंस को देखें कि वो किस तरह से प्रतिक्रिया कर रहे हैं और उनकी रिप्लाईज को सुने कि वो प्रश्नों के उत्तर किस तरह से दे रहे हैं। ऐसे शॉट्स जिसमें लोग चुपचाप बैठे सुन रहे हैं, एक्सप्रेशन भी नहीं है, उनकी जो विजुअल वैल्यू होती है ना ऐसे शॉट्स की, वो बहुत ही लिमिटेड होती है, बहुत ही सीमित होती है। सो एक प्रभावशाली शूटिंग या इफ़ेक्टिव शूटिंग का मतलब ये कि एक सही व्यक्ति का चुनाव और सही समय पर एक सही शॉट वाली बात है। एक जो कॉमन प्रोडक्शन अप्रोच होती है उसमें हम ग्रुप के शॉट से शुरुआत करते हैं, जिसमें हम हर व्यक्ति को दिखाते हैं, उनको स्थापित करते हैं कि कौन कहाँ मौजूद है और ये दृश्य निर्धारित करते हैं। कट टू उसके बाद हम शो के मेज़बान को दिखाते हैं। कट टू हम व्यक्तियों को दिखाते हैं जब वो बोल रहे होते हैं। इसके बाद हम रिएक्शंस लेते हैं, किसी के बोलने का तो किसी के सुनने का। ग्रुप के हिस्से के शॉट अक्सर शामिल किए जाते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति के उसके साथी के साथ लिए गए शॉट्स। पर यदि एक शॉट में 3 से ज़्यादा लोग होंगे तो शायद हो सकता है कि उनके जो एक्सप्रेशंस की डिटेल है वो गुम हो जाए।
गलत फ्रेमिंग। जब भी किसी चल रहे विषय के साथ पैनिंग की जा रही हो तो इसको इमेज के सेंटर में बिल्कुल पीछे फ्रेम में स्थिर रखने की कोशिश करें। सही फ्रेमिंग। जो ऑफसेट की मात्रा है वो सब्जेक्ट की स्पीड के साथ ही बढ़ती है। डायरेक्शन एंड इफेक्टिव स्पीड। टैलेंट यानी प्रतिभा अक्रॉस द स्क्रीन, स्क्रीन के पार होता है और तेजी के साथ शॉट से बाहर हो जाती है। वाइडली स्पेस्ड मूव्स। अगर दो लोग एक दूरी से अलग हो गए हैं तो आप उनको बीच में से काट सकते हैं और उनके बीच में से पैन कर सकते हैं या फिर एक्शन को एक अलग एंगल से शूट कर सकते हैं। ज़्यादातर उद्देश्यों के लिए फ्रंटल शॉट, जिसमें कैमरे का सामना करने वाले व्यक्ति के साथ, और 3/4 फ्रंटल शॉट यानी 3/4 फ्रंटल शॉट, जिसमें दोनों साइड में 45 डिग्री देख रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली हैं। एक प्रोफाइल शॉट में, जिसको हम साइड व्यू भी कहेंगे, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए कम फैमिलियर है, जिसको कम जानते हैं, जिसमें कैमरा मेहमान की पड़ताल करते हुए प्रतीत होता है और इसका प्रभाव खास तौर पर आकर्षक नहीं होता। हालांकि ये माना जाता है कि ये एक मजबूत अग्रेसिव इंटरव्यू में नाटकीय हो सकता है। सिलेक्टिंग द राइट शॉट। जब भी किसी को काम करता हुआ देखते हैं, जैसे पेंटिंग, खाना पकाना, रजाई बनाना या कुछ और, कैमरे के लिए ये ध्यान देना स्वाभाविक ही है कि वो क्या कर रहे हैं, या उनके एक्सप्रेशन, उनके प्रगटाने की प्रक्रिया पर ध्यान देने की बजाय कि वो कैसे कर रहे हैं। जब निर्देशक दिलचस्पी के केंद्र से बहुत लंबे समय के लिए एक इंटरव्यूअर लेने वाले शॉट को काट देते हैं तो हाजरीन बेचैन हो सकते हैं। वो ये महसूस कर सकते हैं कि वो रियल एक्शन, असली क्रिया से दूर हो रहे हैं, उसको गुमा रहे हैं। हालांकि ये जो टैलेंट कट अवे शॉट्स हैं, ये बहुत ही प्रभावशाली एडिटिंग टेक्निक्स हैं। ये और भी अच्छे से काम कर सकती हैं, खासकर तब जब जो एक्शन सीक्वेंस है, एक्शन शॉट्स हैं, वो बहुत ही लंबे हों और उनको कम करना हो। रोटी के आटे को गूंथने की प्रक्रिया को दिखाने के बजाय सीधा एक्शन को दिखाएं। एक्शन के हिस्से को एस्टेब्लिशिंग शॉट के साथ, तब कट अवे शॉट के साथ जाएं। आदर्शक तौर पे वो चीज़ें जो इसके साथ जुड़ें, इसके साथ रेलेवेंट हों, उसको रखें। जो कार्रवाई की गई है पोस्ट प्रोडक्शन के दौरान रुकावट और वो हटा दी गई है। अजही स्थिति के दरमियान जब ये चिंता रहती है कि क्या कार्रवाई सफल होगी, जैसे कि चढ़ाई के दौरान, कार्रवाई द्वारा खुद और व्यक्ति के एकाग्रता के द्वारा नियमित कटौती दशकों पे प्रभाव को बढ़ाएगी। हमारे पास सब हैं ऐसी स्थितियां जो देखी जाती हैं जिसमें निर्देशक
लड़खड़ाते हुए, बजाती हुई उंगलियों के शॉट शामिल होते हैं, जिसमें गहनों के साथ हाथ मिलाते हुए, टाई को सीधा करते हुए आदि। हालांकि ऐसे शॉट मेहमान की बेहोश प्रतिक्रियाओं को जाहिर कर सकते हैं जो कॉन्शियस स्टेट में उसने नहीं की होती, पर कई बार वो दर्शकों को उसके बारे में कह रहे होते हैं या उससे भटका रहे होते हैं। मतलब जो टैलेंट है वो कुछ कह रहा है, पर जो उसको रिएक्ट कर रहा है बॉडी लैंग्वेज से, वो कुछ उसके उलट कर रहा होता है। कई बार जब इंटरव्यू के दरमियान किसी को क्रॉस एग्जामिन किया जा रहा हो, मतलब किसी से ज़ीरा की जा रही हो, तो तब डायरेक्टर वहाँ टाइट क्लोज शॉट लगाता है, जो अमूमन नहीं किया जाता। कई बार जब इंटरव्यू के दरमियान जो सिचुएशन है वो बहुत गर्मजोशी वाली हो जाती है, तब उस कंडीशन में कैमरा ऑपरेटर कैमरे को गेस्ट के बहुत ही नज़दीक ले जाता है, तब उससे सवाल जवाब किए जाते हैं। पर ये आम नरम, कूल या सभ्य जो इंटरव्यूज़ होते हैं, ये हल्के तरीके से वहाँ इस्तेमाल करने वाली टेक्निक्स नहीं हैं, क्योंकि इसके बाद ये जोखिम बना रहता है कि एक बार टैलेंट के नज़दीक पहुँच गए, क्लोज शॉट लगा दिया, अब उसके बाद कुछ भी ऐसा हो गया जो अनप्रेडिक्टेबल होगा, जिसके बारे में सोचा नहीं था, तो वो एंटी क्लाइमैक्स हो जाएगा। मतलब जिसकी प्रतीक्षा ही नहीं की जा रही थी, जिसके बारे में सोचा ही नहीं था, अगर वो रिजल्ट मिल जाएगा तो उससे निराशा ही होगी। सिंगल कैमरा इंटरव्यूज, जब हम एक कैमरे के साथ दो लोगों को लेकर शूटिंग करते हैं, चाहे वो इंटरव्यू हो या डिस्कशन हो जो लगातार चल रही है, तब जो ट्रीटमेंट है वो लाजमी तौर पर थोड़ा सीमित हो जाता है। पर थोड़ी सी प्री प्लानिंग के साथ वो योजनाबंदी जो हम शूटिंग से पहले करते हैं, दर्शकों को इस बात का आभास ही नहीं होने देगी कि वहाँ कोई कवरेज प्रॉब्लम थी। मतलब शूटिंग के दरमियान कोई मुश्किलें भी आई थी, इस बात का आभास दर्शकों को नहीं होने दिया जाता अगर थोड़ी बहुत प्री प्लानिंग कर ली जाती है। तो यहाँ दो रास्ते हैं जिनके साथ इंटरव्यू को शूट किया जा सकता है, इंटरव्यू शूटिंग की जा सकती है। पहले में कैमरा इर्द गिर्द घूमता रहता है और अपना व्यू पॉइंट बदलता रहता है। दूसरे में कैमरा थ्रू आउट लगातार मेहमान के साथ ही बना रहता है। इंटरव्यू को अगर एक ही टेक में लगातार शूट करें तो सबसे अच्छा रहता है। जब इसको एक ही कैमरे पर सीमित कर देते हैं तो कैमरा ऑपरेटर उदाहरण के तौर पर इसको एस्टेब्लिशिंग शॉट से शुरू करेगा, जिसमें वो ये दिखाएगा कि पार्टिसिपेंट्स जो हैं इंटरव्यू के वो कहाँ बैठे हैं। धीरे से कैमरा मीडियम शॉट में जाएगा, जिसमें जो इंटरव्यूअर है वो गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराएगा, उनसे जान पहचान कराएगा। जैसे ही वो मेहमान का सामना करने के लिए थोड़ा टर्न लेता है, कैमरा धीरे से पैन करता है और शॉट वाइड हो जाता है, जिसमें दोनों ही शामिल होते हैं। मतलब इस वाइड शॉट में दोनों ही इंटरव्यूअर और गेस्ट फिर से दिखाई देते हैं। अब इसके बाद
शॉट को मेहमान पर चार्ज करके उसको कसा जा सकता है, उसको टाइट किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ मेहमान के ऊपर। एक और अलग अप्रोच है जिसमें कैमरा ऑपरेटर इंटरव्यूअर के मीडियम शॉट से शुरुआत करता है और धीरे से पुल आउट करता है, जो डॉली भी हो सकती है और जूम भी हो सकता है, जिससे गेस्ट और इंटरव्यू दोनों को टू शॉट में लाया जाता है। तब धीरे से पैन ओवर और मूव किया जाता है या मूव इन कर दिया जाता है, जिससे जो ध्यान है वो सीधा गेस्ट के ऊपर आ जाए और इसमें जो इंटरव्यूअर है उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है, फ्रेम से धीरे से बाहर कर दिया जाता है। जैसे ही इंटरव्यू खत्म होने लगता है, कैमरा ऑपरेटर पुल आउट और पैन ओवर को एक साथ करते हुए टू शॉट पर जाता है। आखिरकार जो कैमरा ऑपरेटर है वो इंटरव्यूअर के ऊपर टाइट क्लोज लगाना शुरू कर देता है, जिससे कि वो प्रोग्राम के जो ख़त्म करने के लिए आखिरी शब्द हैं, क्लोजिंग वर्ड्स हैं, उसको शूट कर सके। अगर प्रोग्राम बहुत लंबा है, अगर इंटरव्यू बहुत लंबी चल रही है, तो जो कैमरा ऑपरेटर है वो गेस्ट के ऊपर धीरे से समय समय पर जूम इन और जूम आउट कर सकता है। हालांकि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो मेहमान है वो कितना दिलचस्प और आनंदित साबित होता है। लोकेशन इंटरव्यू जो होती हैं ये अक्सर वन टेक अपॉर्चुनिटीज़, एक ही टेक वाले अवसर होते हैं, जिस पे जो कैमरा है वो कंसंट्रेट होता है गेस्ट के ऊपर। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो जूम साइज है वो कितना वेरी कर रहा है। इसमें जो इंटरव्यूअर होता है वो दिखाई नहीं देता, वो ज़्यादातर कैमरे के पास ही खड़ा होता है और प्रश्न पूछ रहा होता है। मतलब इंटरव्यूअर जो है वो शॉट से बाहर होता है और कैमरे से बाहर भी। एक बार जो कैमरा इंटरव्यू है वो किसी नतीजे पर पहुंच जाए तो उसके बाद इंटरव्यू लेने वाले संक्षेप ऑन कैमरा भागों की लड़ी को टैप करना आम बात है। ये आभास असल इंटरव्यू में विघ्न डालने या दो व्यक्तियों के आपस में बोलने के दौरान लगातार घबराने से बचाता है। बाद में सीधा कैमरे से बात करते हुए इंटरव्यूअर मेहमानों को हाज़रीन के साथ पेश करता है। अगर इससे लाभ है तो ठीक है, नहीं तो इसको एडिटिंग के दौरान काटा जा सकता है या फिर इसको वॉइस ओवर में जान पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके साथ ही विचार किए गए विषय के बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी वाली शॉट्स होती हैं। एक शॉट को इस्तेमाल करते हुए एक ही विषय की दो तस्वीरों के बीच में से कटौती, जैसे कि ये दोनों क्लोजअप शॉट्स एक जंप शॉट के नतीजे के जैसे होंगे। इंटरव्यू लेने वाला मेहमान से कुछ असल प्रश्न पूछने का चुनाव भी कर सकता है। आमतौर पर कैमरे को कुछ इस तरह से देखता हुआ कि जैसे वो असल इंटरव्यू का हिस्सा हो। बाद में ये प्रश्न संपादित या एडिट कर दिए जाएंगे उचित बिंदुओं के इंटरव्यू टैप में। जब सवाल स्क्रिप्टेड होते हैं, इसका अक्सर मतलब नोट्स या स्क्रिप्ट का हवाला देना होता है, पर जब ये स्पॉन्टेनियस हो रहे होते हैं, अपने आप होते हैं, तो इसमें शब्दों का
सही करना और खुद इंटरव्यू टेप की जांच करना शामिल हो सकता है। किसी भी स्थिति में, किसी भी हालात में ये लाजमी है कि ये असल प्रश्न हैं जो मेहमान से पूछे जा रहे हैं, जिनमें जो भाषण है वो उसकी जो इंटोनेशन है वो एक समान में पूछे जा रहे हैं। बहुत सारी इंटरव्यूज़ में और विचार विमर्श में सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड टैपिंग शामिल होती है। नतीजे निराशाजनक हो सकते हैं। जब तस्वीरें काम नहीं करती तो फिर से करें। सबसे अच्छा संस्करण चुनें या हर टेक के भागों को इस्तेमाल करें। एक और अप्रोच है इंटरव्यू के लिए, उसमें यह है कि जितना हो सके लंबा सेशन आपको चाहिए वो निकाल लें। उसके बाद इसमें से जो हाइलाइट्स हैं उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, उसको निकाल लें, जो कि आपको प्रोग्राम की लेंथ के साथ सूट करे, मैच करे उतनी। वॉकिंग इंटरव्यूज़। वॉकिंग इंटरव्यू यहाँ चलते हुए करी गई इंटरव्यू, ये आमतौर पर जो रेगुलर नियमित इंटरव्यू होती हैं जिसमें बैठकर इंटरव्यू ली जाती है, उन स्थितियों से दूरी होती है इनकी। पर इसका मतलब ये नहीं कि इनकी मुश्किलें कम होती हैं। आमतौर पर एक वायरलेस माइक इंटरव्यूअर के साथ और मेहमान के साथ क्लिप्ड किया जाता है, लगाया जाता है। हालांकि जो और ट्रांसमिशंस हैं, संचार माध्यम हैं, उनसे ऑडियो की दखलंदाजी की समस्या हो सकती है। शायद ये एक ही समस्या ना हो। इन एक्सपीरियंस टैलेंट, उसको जिसको काम का तजर्बा ना हो, वो तो शायद यहाँ कुदरती तौर पर नेचुरली चलते हुए बात भी ना कर पाए। इंटरव्यूअर तो शायद रुक ही जाए, खासकर तब जब उसे सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना हो। वॉकिंग इंटरव्यू लेने से पहले इसका प्रबंध कर लें ताकि इसमें बहुत ज़्यादा बाहरी आवाज़ें ना आ जाएं, शोर ना आ जाए, जैसे कि पैरों के खड़खड़ाने की आवाज़, उसके बाद है हवा की आवाज़ या फिर ट्रैफिक की आवाज़, वो कहीं माइक पिक ना कर ले। तो इसका ध्यान रखें पहले से। अगर इस तरह के बाहरी शोर की समस्या आती है या बहुत गंभीर समस्या आती है तो उससे बचने के लिए एक रणनीति कार्रवाई ये करनी चाहिए कि जो इंटरव्यूअर हैं या टैलेंट हैं उसका जो ना मुंह के होठों की जो लिप मूवमेंट्स हैं उसको क्लियर कट नहीं लेना चाहिए, मतलब वो थोड़ा सा लॉन्ग शॉट में उसको लेना चाहिए। और इसके बाद जो आपने इंटरव्यूअर की और टैलेंट की जो अलग से स्पीच रिकॉर्ड की है उसको एडिटिंग के दौरान इनकी इमेज या वीडियोस के ऊपर पेस्ट कर देनी चाहिए। कई बार जो वॉकिंग इंटरव्यू होता है असल में वो स्टूडियो इंटरव्यू ही होता है। उसमें लोगों की चलते हुए तस्वीरें ली गई होती हैं, ध्यान के साथ कैमरे को एंगल करके वो तस्वीरें ली गई होती हैं और उसके बाद ऑडियो इफ़ेक्ट्स के साथ उनमें मिठास लाई गई होती है। वॉकिंग इंटरव्यू के दरमियान एक कैमरा ऑपरेटर के पास कुछ विकल्प होते हैं, आइए उन्हें देखते हैं। वॉकिंग बैकवर्ड या पीछे की ओर चलना, ये आमतौर पर किसी सहायक के हाथ के साथ पीछे की ओर या फिर उसके शोल्डर, उसके कंधे पे हाथ रख के
उसको पीछे की ओर अगवाई की जाती है। इसके बाद है कि किसी किस्म की डॉली के ऊपर बैठ जाना, वो व्हील चेयर हो सकती है या वो प्रोफेशनल डॉली हो सकती है, और उसके बाद जहाँ एक्शन हो रहा है उसके सामने से उसको पुल करना, खींचना। उसके बाद ये है कि कैमरे को किसी ऐसी निर्विघ्न जगह पे रख देना जहाँ से एक अच्छा व्यू मिले, और उसके बाद एक्शन के साथ पैनिंग करना। टैलेंट के पीछे चलना या टेकिंग करना 3/4 बैक या रियर व्यू के साथ। कार माउंट आसान रास्ता प्रदान करती है कार इंटरव्यू शूटिंग करते वक्त। शूटिंग ऑब्जेक्ट्स, यहाँ कुछ रिमाइंडर है जिनके साथ आप ऑब्जेक्ट्स को लेके क्वालिटी शूट्स कर सकते हो। हालांकि वो स्पष्ट हैं, फिर भी हैरानीजनक ये है कि कितनी बार प्रोग्रामों में गलतियाँ होती हैं। ब्लैक बैकग्राउंड को ध्यान से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। हालांकि वो बहुत ज़्यादा हल्के विषय के साथ बहुत ही बड़ा कंट्रास्ट पैदा कर सकते हैं। वो रंग के ऊपर एम्फेसाइज या जोर दे सकती हैं, और सब्जेक्ट के किनारों के गिर्द जो अंधेरे का क्षेत्र है वो सराउंडिंग में अलोप हो सकता है। तो यदि हम उसको होने से रोकने के लिए बैकलाइट बढ़ाते हैं तो ये विषय के इर्द गिर्द अनुचित चमकदार रोशनी का उत्पादन कर सकती हैं। बैकग्राउंड कलर जैसे लाल, पीला, चमकदार हरा, ये सिर्फ ध्यान को भटका ही नहीं सकते बल्कि विषय के स्पष्ट रंगों को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको सोध भी सकते हैं। यदि जो सब्जेक्ट है वो फ्लैट है, जैसे फ्रेम्ड आर्ट वर्क, तब इसको एक स्ट्रेट व्यू पॉइंट है जो सीधा नज़रिया है उसके साथ शूट करें, और फ्रेम को थोड़ा सा झुका लें ताकि जो रोशनी के प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है, और कैमरे के प्रतिबिंब हैं या परछाइयाँ हैं, उनसे बचा जा सके। यदि किसी डिमॉन्स्ट्रेटर या प्रदर्शनकार को किसी चीज़ को कैमरे के सामने रखना है तो अक्सर ये अच्छा विचार होगा कि टेबल पर एक गैर रस्मी निशान लगा दिया जाए जहां वो ऑब्जेक्ट को रखना है। अब इस तरीके से कैमरा भी उस स्पॉट पर प्री फोकस कर सकता है। सॉलिड ऑब्जेक्ट या ठोस वस्तुओं को 3 पॉइंट लाइटिंग के साथ, इसमें आएगा की, फिल और बैकलाइट, और इसके अलावा यूं कह लीजिए साइड लाइट लेफ्ट और राइट, उसके बाद कुछ फ्रंटल फिल लाइट, इनके साथ मिलके अच्छे से रोशन किया जा सकता है। वाइड एंगल लेंस के साथ क्लोजअप शॉट्स लेने पर काफ़ी डिस्टॉर्शन आएगी, काफ़ी विगाड़ पैदा होंगे। एक्सट्रीम क्लोजअप शॉट में या डिटेल शॉट में यदि डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज़्यादा सीमित हो तो छोटे एफ स्टॉप का इस्तेमाल करें, पर इसके लिए आपको ज़्यादा बड़े लाइट लेवल्स की ज़रूरत पड़ेगी। रोशनी के ओवरऑल लाइट लेवल को बढ़ाने से अच्छा ये है इसके बाद मजबूत स्थानक रोशनी के नीचे उस इकाई का, उस वस्तु का एक अलग से क्लोजअप शॉट लें और उसको इमेज में, उस चित्र में सम्मिलित करें, इंसर्ट करें।
एक छोटे से ऑब्जेक्ट के अराउंड आर्क में कैमरा घुमाने से अच्छा ये है, ऐसा करना कैमरा ऑपरेटर के लिए कई बार मुश्किल होता है। तो ऑब्जेक्ट को टर्न टेबल पे रखें ताकि वो अपनी धुरी के ऊपर घूम सके। अब ये टेबल हाथ के साथ भी घुमाने वाला हो सकता है या उसके लिए मोटर भी लगी हो सकती है। अब जैसे ये टेबल इस ऑब्जेक्ट को लेके अपनी धुरी पर घूमेगा तो कैमरा ऑपरेटर या दर्शक उस ऑब्जेक्ट को अपनी धुरी के ऊपर सारी दिशाओं से 360 एंगल के ऊपर घूमता हुआ देख सकते हैं।